आप सभी का एक बार फिर स्वागत है अपने YouTube चैनल पर। तो आज ही क्लास में हम स्टार्ट करेंगे अपने प्रैक्टिस सेट 51 को। तो जैसा कि आप सभी को पता है हम प्रैक्टिस सीरीज चला रहे हैं। जो ये प्रैक्टिस सीरीज़ है आपके HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर, साथ ही UP असिस्टेंट प्रोफेसर, RPSC असिस्टेंट प्रोफेसर, MP असिस्टेंट प्रोफेसर, जितने भी स्टेट के असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम हैं हिंदी साहित्य से, तो आप इस सीरीज़ को देख सकते हैं। बात करें HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर की सिलेबस की, तो आप देख रहे होंगे जो ये सिलेबस है आपके, जैसा कि UGC नेट का जो सिलेबस है सेम टू सेम वही सिलेबस रखा गया है। यदि आप UGC नेट की तैयारी कर रहे हैं, आने वाले समय में जो एग्ज़ाम देने वाले हैं स्टूडेंट, तो अगर उन्हें प्रैक्टिस लगानी है हिंदी साहित्य से तो वो इस सीरीज़ को देख सकते हैं। अब तक हमने आपको काव्यशास्त्र, हिंदी साहित्य का इतिहास और हिंदी साहित्य के इतिहास में हमने आपको हिंदी साहित्य का जो काल विभाजन है ना, विभिन्न विद्वानों के द्वारा, ठीक, उस संबंध में आपको प्रश्न कराए हैं साहित्य। साथ ही हिंदी साहित्य लेखन की परंपरा में जो भी इतिहास ग्रंथ रहे हैं उस संबंध में भी क्या है महत्व प्रश्न दिए हैं। इसके बाद आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल। आधुनिक काल में भारतेंदु द्विवेदी, छायावाद उत्तर युग के, चाहे वो काव्य हो या फिर गद्य हो या फिर कह लें कथा साहित्य हो, जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो आपको कराए हैं। ठीक है, अब हमारी जो इकाई है नई वो कौन सी है? हिंदी भाषा और विकास। इससे पहले हमने आपको एक क्लास बनाई है इस पर, तो उसमें हमने जो हिंदी भाषा है, ठीक है, जो आर्य भाषाएं हैं, कैसे आर्य भाषा से हमारी हिंदी की उत्पत्ति हुई, उस संबंध में हमने आपको प्रश्न कराए हैं, जिसमें हमने आपको भौगोलिक क्षेत्र से, ठीक है, भाषा परिवार से प्रश्न आपको बनाकर दिए हैं। अब जो हमारी ये क्लास है वो है हमारी क्लास 51, जिसमें क्या है हम आधुनिक भारतीय आर्य भाषा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को करेंगे। ठीक है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस सीरीज़ को शेयर कीजिए। जो भी हिंदी साहित्य के स्टूडेंट हैं, चाहे वो TGT की तैयारी कर रहे हो, PGT की तैयारी कर रहे हो, ठीक। तो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि आधुनिक आर्य भाषाओं का सर्वप्रथम वर्गीकरण किस विद्वान ने किया? महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान देंगे कि आधुनिक आर्य भाषाओं का सर्वप्रथम वर्गीकरण किसने किया। पिछली क्लास जिस भी स्टूडेंट ने देखी होगी तो भारतीय आर्य भाषाओं को 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें सबसे पहले आपकी प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, दूसरी है मध्यकालीन आर्य भाषा, तीसरी है आपकी आधुनिक आर्य भाषा। ठीक है, प्राचीन में जैसा कि मैंने बताया, प्राचीन आर्य भाषा में वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत आती है। मध्यकाल में आपकी पाली, प्राकृत और अपभ्रंश। आधुनिक आर्य भाषाओं में क्या है आपकी हिंदी, बांग्ला, उड़िया, असमिया जो भाषाएं हैं वो देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो आधुनिक आर्य भाषाओं का सर्वप्रथम वर्गीकरण या फिर कह लें जो विभाजन है क्रमबद्ध तरीके से, वो किसने किया है? ऑप्शन है हार्नले, ग्रियर्सन, भोलानाथ तिवारी या डॉक्टर हरदेव बाहरे। तो आधुनिक आर्य भाषाओं का सर्वप्रथम वर्गीकरण हार्नले ने किया है। अब टाइम की बात करें, कब किया इन्होंने? तो हार्नले ने सन 1880 में क्या है ये विभाजन या फिर कह रहे हैं वर्गीकरण प्रस्तुत किया। ठीक है, तो इन्होंने किस प्रकार से वर्गीकरण किया है, तो एक बार आपको पृष्ठभूमि हम समझा देते हैं। तो इन्होंने क्या है जो भाषाएं हैं वो 4 वर्गों में विभाजित की। ठीक है, तो पहला वर्ग कौन सा था? पूर्वी गौड़ियन, पूर्वी गौड़ियन। ठीक है, दूसरा था पश्चिमी गौड़ियन, पश्चिमी गौड़ियन। तीसरा था उत्तरी गौड़ियन और चौथा है दक्षिणी गौड़ियन। अब देखिए क्या समझेंगे, पूर्वी गौड़ियन यानी कि पूर्वी क्षेत्र में जो भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे इसमें आ गई आपकी पूर्वी हिंदी है ना, बंगला, असमिया, बंगला, असमिया, ठीक। और पश्चिमी हिंदी यानी पश्चिम क्षेत्र में जैसे आपके राजस्थान हो गया, अगर हम पश्चिमी की बात करें तो राजस्थान, गुजराती है ना, यानी कि राजस्थानी, गुजराती, सिंधी और पंजाबी।
ये किस में रखी इन्होंने, पश्चिमी गौड़ियन के अंतर्गत। उत्तरी में देखिए इन्होंने गढ़वाली, यानी कि उत्तर क्षेत्र में जो भाषा बोली जाती हैं उनको इन्होंने लिखा, गढ़वाली, नेपाली और पहाड़ी। दक्षिण में, दक्षिण क्षेत्र में मराठी। ठीक है, तो ये विभाजन प्रस्तुत किया हार्नले ने। ठीक है, तो हार्नले क्या कहते हैं, देखिए सबसे अच्छी एक ट्रिक है, अगर आप भूल रहे हैं तो अगर आप क्षेत्र वाइज याद करेंगे कि पश्चिम में कौन से प्रदेश पड़ते हैं, ठीक है, और उत्तर में कौन से प्रदेश पड़ते हैं, तो उन क्षेत्रों में कौन सी भाषा बोली जाती है, इस हिसाब से आपको याद रहेगा। तो पूर्वी क्षेत्र में देखिए पूर्वी हिंदी, बंगला, असमिया, उड़िया। ठीक, पश्चिमी क्षेत्र में देखें तो आप देखिए पश्चिम में अगर आप देखें तो राजस्थान, गुजराती, पश्चिमी हिंदी, सिंधी, पंजाबी। उत्तरी गौड़ियन में गढ़वाली, नेपाली, पहाड़ी, और दक्षिणी गौड़ियन में मराठी, यानी कि दक्षिण क्षेत्र में जो महाराष्ट्र का जो इलाका है वहाँ पर मराठी बोली जाती है। तो ये वर्गीकरण क्या है इन्होंने प्रस्तुत किया। तो आधुनिक आर्य भाषा को सर्वप्रथम वर्गीकरण किसने, हार्नले ने दिया था। ठीक है, तो आपको ये चीज़ें याद रहनी चाहिए। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि हार्नले ने पश्चिमी गौड़ियन के अंतर्गत किस भाषा को रखा, किस भाषा को नहीं रखा। अब देखिए इसमें क्या है, जैसे मैंने आपको बता दिया था कि उन्होंने 4 वर्गों में विभाजित किया था, तो जिसमें पूर्वी गौड़ियन, पश्चिमी गौड़ियन, उत्तरी गौड़ियन, दक्षिणी गौड़ियन। अब हमारा प्रश्न क्या कह रहा है कि पश्चिमी गौड़ियन में कौन सी भाषा को हार्नले ने नहीं रखा। तो ऑप्शन है राजस्थानी, गुजराती, पंजाबी, मराठी। तो इसमें आपका कौन सा आ जाएगा, मराठी। इसे किस वर्ग में रखा, तो इन्होंने देखिए दक्षिणी गौड़ियन के वर्ग में क्या है, हार्नले ने मराठी को रखा था। ठीक है, आपको देखिए विभाजन याद करना है क्योंकि प्रश्न यहाँ से बनते हैं। ठीक, चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि हार्नले ने पूर्वी गौड़ियन में किस भाषा को नहीं रखा। अब पश्चिम गौड़ियन की बात हो गई, अब आती है हमारी पूर्वी गौड़ियन। तो पूर्वी गौड़ियन में देखिए बंगला, असमी, उड़िया या नेपाली। तो इन्होंने किसको नहीं रखा है, नेपाली को, क्योंकि नेपाली को इन्होंने उत्तरी गौड़ियन के अंतर्गत रखा है। ठीक, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है सुनीति कुमार चटर्जी ने प्रत्यक्ष के अंतर्गत किस भाषा को रखा। देखिए अब हम किसका विभाजन पढ़ेंगे, सुनीति कुमार चटर्जी का। तो सुनीति कुमार चटर्जी ने जो विभाजन प्रस्तुत किया था उसमें इन्होंने 5 वर्ग बनाए। ठीक है, 5 वर्ग बनाए। तो पहला इन्होंने क्या बनाया था, उद्दिच्य। ठीक है, दूसरा इन्होंने बनाया प्रतीच्य, तीसरा इन्होंने बनाया था मध्य देशीय, या फिर कह लें मध्य देशीय। ठीक, और चौथा है प्राच्य, चौथा है प्राच्य, 5वां है दक्षिणात्य। अब समझ लेते हैं कि इन्होंने किन किन भाषाओं को रखा। तो देखिए उद्दिच्य के अंतर्गत इन्होंने सिंधी, लहंदा और पंजाबी को रखा। ठीक है, प्रतीच्य के अंतर्गत इन्होंने राजस्थानी, गुजराती को रखा। गुजराती। मध्य देशीय में इन्होंने पश्चिमी हिंदी, पश्चिमी हिंदी को रखा। ठीक है, पश्चिमी हिंदी को रखा। अगर हम बात करें प्राच्य की, तो प्राच्य में इन्होंने पूर्वी हिंदी, बांग्ला, उड़िया और असमिया भाषाओं को रखा। और दक्षिणात्य में इन्होंने मराठी भाषा को रखा है। किसे रखा है, मराठी भाषा को। ठीक है, तो प्रश्न हमारा ये है कि सुनीति कुमार चटर्जी ने प्रत्यक्ष के अंतर्गत किस भाषा को रखा। तो प्रत्यक्ष के अंतर्गत किस भाषा को रखा है, ऑप्शन है पश्चिमी हिंदी, मराठी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी। तो यहाँ पर हमने प्रत्यक्ष को पढ़ा, तो इन्होंने देखिए किसे रखा है, राजस्थानी को। ठीक है, चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है सुनीति कुमार चटर्जी ने उद्दिच्य के अंतर्गत किस भाषा को नहीं रखा है।
ठीक है, किस भाषा को नहीं रखा है? ऑप्शन है गुजराती, सिंधी, लहंदा, पंजाबी। तो इन्होंने किसको नहीं रखा है? गुजराती को। गुजराती किस वर्ग में है? आपके प्रतीच्य वर्ग में। और बाकी के जो तीनों हैं वो किस वर्ग से हैं? ये आपके उद्दीच्य वर्ग से। ठीक है, तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है। चलते अपने अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है हमारा कि महारी किस भाषा की बोली है? महारी किस भाषा की बोली है? तो ऑप्शन है आपके मराठी, लहंदा, सिंधी, गुजराती। तो महारी किस भाषा की बोलियां हैं? तो ये है मराठी की। तो मराठी की आपको और भी बोलियां याद रखनी है, जैसे कोंकणी, कोंकणी, नागपुरी और कोष्टी, नागपुरी और कोष्टी। ठीक है, तो आपको ये याद रखनी है। अब देखिए, बात करें सिंधी की, तो सिंधी की अगर हम बोलियों की बात करें तो सिंधी की बोलियां जैसे आपकी हो गई बिचौली, बिचौली, लासी, सिराइकी, थरेली और लाड़ी। ठीक है, ये क्या है? सिंधी भाषा जो है उसकी बोलियां हैं। ठीक, गुजराती, तो देखिए गुजराती की कोई बोली उपलब्ध तो नहीं है, पर आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है यहाँ पर कि गुजराती किस लिपि से मिलती जुलती देखने को मिलती है? तो ये आपके कैथी लिपि से। ठीक है, कैथी लिपि से मिलती जुलती दिखाई देती है। ठीक, तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है। एक और चीज़ आपको यहाँ याद रखनी है, ऐसे मराठी से संबंधित प्रश्न पूछ लिया जाए कि मराठी जो भाषा है वो किस लिपि में लिखी जाती है ना? तो देखिए, पहले तो अगर हम बात करें कि ये देवनागरी लिपि में ही लिखी जाती थी, देवनागरी लिपि का एक रूप है, लेकिन कुछ लोग इसे मोड़ी लिपि, मोड़ी लिपि में लिखते हैं। ठीक है, तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है। ठीक, चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लेते हैं। हिंद की, जटकी, मुल्तानी, चिबाली, पोटवारी किस भाषा की बोलियां हैं? पंजाबी, असमी, उड़िया, लहंदा। तो ये किसकी हैं? लहंदा की। आपको देखिए भाषा की बोलियां भी याद करनी है, क्योंकि बोलियों से आपको 2-3 प्रश्न देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो हिंद की, जटकी, मुल्तानी, चिबाली, पोटवारी किस भाषा की बोलियां हैं? आपके लहंदा की। अगर हम बात करें तो देखिए, पंजाबी की अगर बोली पूछी जाए तो आप पंजाबी की भी बोली आपको पता होनी चाहिए। तो पंजाबी की है माझी, माझी, डोगरी, डोगरी, दोआबी और राठी। ठीक है, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। ठीक, अगर हम बात करें असमी की या फिर असमिया भाषा की, तो देखिए इनकी एक प्रसिद्ध बोली है विष्णुपुरिया, विष्णुपुरिया। ठीक है, और अगर हम इस लिपि की बात करें तो देखिए ये बांग्ला लिपि में, ये देखने को मिलती है, बांग्ला। ठीक, पंजाबी की अगर हम लिपि की बात करें तो पंजाबी जो आपकी गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। ठीक है, तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है। उड़िया की हम बोलियों की बात करें तो उड़िया की भी बोली देख लेते हैं। इनकी हैं गंजामी, संबलपुरी, गंजामी, संबलपुरी और भत्तरी। ठीक, तो आपको ये महत्वपूर्ण बिंदु याद रखने हैं। चलते अपने अगले प्रश्न की ओर। तो अगला हमारा प्रश्न है कि पश्चिमी हिंदी में कौन सी बोली नहीं आती है? पश्चिमी हिंदी में
कौन सी बोली नहीं आती है? बुंदेली, कन्नौजी, ब्रजभाषा या बघेली? तो पश्चिमी हिंदी में बघेली नहीं आती है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि जो बघेली है वो आपकी पूर्वी हिंदी में देखने को मिलती है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि पूर्वी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? ऑप्शन है शौर्षणी अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश, अर्धमागधी अपभ्रंश या पैसाची अपभ्रंश। तो बात कर रहे हैं हम पूर्वी हिंदी की, तो पूर्वी हिंदी का जो विकास है वो आपके अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। देखिए ये प्रश्न कई बार आपके असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में पूछा गया है, साथ ही यूजीसी नेट में ये प्रश्न देखने को कई बार मिला है, ठीक है। या तो आपको ऐसे क्रम में लगाने को दे दिया जाएगा कि पश्चिमी हिंदी का विकास किससे हुआ है, पूर्वी हिंदी, है ना, और एक आध जैसे बिहारी और बांग्ला, उड़िया, तो इनको दे दिया, फिर आपको अपभ्रंश लिख देंगे। तो आपको याद होना चाहिए कि पूर्वी हिंदी का विकास अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है और शौर्षणी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, गुजराती, पहाड़ी, तो इनका विकास किससे हुआ है? शौर्षणी अपभ्रंश से, ठीक है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि पहाड़ी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? तो जैसे मैंने आपको बताया शौर्षणी अपभ्रंश से हुआ है, जिसमें आपको पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, गुजराती, पहाड़ी देखने को मिल जाएगी। अर्धमागधी में आपकी पूर्वी हिंदी है। अगर मैं मागधी की बात करूं तो मागधी में देखिए आपको बिहारी, बांग्ला, उड़िया और असमिया, ठीक है। तो इनका विकास किससे हुआ है? मागधी अपभ्रंश से। चलते अपने अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है कि कौरवी खड़ी बोली किस भाषा के अंतर्गत आती है? खड़ी बोली का एक नाम है कौरवी, या फिर कहें इसको नाम दिया गया, तो किस भाषा के अंतर्गत हमें ये बोली देखने को मिलती है? पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, बिहारी हिंदी या फिर राजस्थानी हिंदी? तो किसके अंतर्गत आती है ये? पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत देखिए अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी आती है, और पश्चिमी हिंदी में आप देखेंगे तो आपको कन्नौजी, ब्रजभाषा, ठीक है, हरियाणवी, खड़ी बोली, दक्कनी हिंदी, तो ये देखने को आपको मिलती है। चलते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि खड़ी बोली को कौरवी नाम किस विद्वान ने दिया, या इसे खड़ी बोली को कौरवी नाम से किसने पुकारा? तो किसने पुकारा है? राहुल सांकृत्यायन ने, ठीक है। इसके साथ ही अगर मैं बात करूं कि सुनीति कुमार चटर्जी की, या फिर कह लें कि ईश्वर चंद्र गुप्त की, ठीक है, कि ईश्वर चंद्र गुप्त ने किस बोली को क्या नाम दिया? तो आपको एक चीज यहाँ पर ध्यान रखनी है कि ईश्वर चंद्र गुप्त ने ब्रजभाषा को ब्रजबुली नाम से संबोधित किया है, ठीक है। आपको ये चीज यहाँ पर ध्यान रखनी है। ग्रियर्सन की अगर हम बात करें तो ग्रियर्सन ने बिहारी भाषा का नामकरण किया है, ठीक है, बिहारी और आपकी राजस्थानी भाषा, ठीक। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है। चलते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न है कि भोजपुरी का नामकरण किसने किया? तो हम बात करें भोजपुरी के नामकरण की, तो ऑप्शन है रेमंड, कोलब्रुक, बांकीदास या ग्रियर्सन ने। तो इसका नामकरण किसने किया है? भोजपुरी का रेमंड ने, ठीक है, रेमंड ने, ठीक है। कोलब्रुक ने किस भाषा का नामकरण किया? तो इन्होंने किया था मैथिली का, ठीक। बांकीदास की बात करें तो बांकीदास ने डिंगल, राजस्थान की ही एक बोली के रूप में ये जानी जाती है डिंगल, तो इसका नामकरण किसने किया था? बांकीदास ने, ठीक है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि शेखावटी किस बोली की उपबोली है? अब देखिए इसमें जो बोलियां हैं उसकी उपबोलियां भी हमें याद रखनी है, क्योंकि उपबोली से प्रश्न देखने को मिलते हैं। ऑप्शन है आपके मारवाड़ी, मेवाती, जयपुरी, मालवी। तो शेखावटी आपके मारवाड़ी बोली की उपबोली है, आपको यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखनी है। इसके साथ ही देखिए आपको इसकी और भी बोलियां जैसे मेवाड़ी, सिरोही, बागड़ी,
थली, ये क्या है आपकी मारवाड़ी की बोलियां हैं। ठीक, चलते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि अहीरवाटी किसकी मिश्रित उपबोली है? ऑप्शन है मेवाती, मालवी, मारवाड़ी, नुड़ाड़ी। तो ये किसकी मिश्रित उपबोली है? तो ये है आपके मेवाती की। ठीक है, और इसे मिश्रित उपबोली क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये आपके सिर्फ राजस्थान के क्षेत्र में ही नहीं बोली जाती, बल्कि ये गुड़गांव, दिल्ली, करनाल के पश्चिमी क्षेत्रों में भी इस भाषा का प्रयोग होता है, या फिर कह लें इस उपबोली का प्रयोग देखने को मिलता है। ठीक है, इसके साथ भी देखिए आपको और भी बोलियां याद रखनी है, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो इसकी मेवाती की और भी उपबोलियां हैं, राठी, नहरे, कठर और गुजरी। ये बस याद रखना, गुजरी जरूर याद रखना, क्योंकि गुजरी यहाँ से प्रश्न बनेगा। अहीरवाटी और गुजरी किसकी उपबोली है? तो किसकी है? ये मेवाती की। ठीक है, तो आज ही क्लास में हमने आपको 15 क्वेश्चन कराए आधुनिक आर्य भाषा से संबंधित। अगली क्लास में हम आपको इसी से संबंधित और भी प्रश्न कराएंगे। यदि आपको आज ही क्लास में कुछ भी प्रश्न या उत्तर समझ में नहीं आए हों तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा आप चैनल को शेयर सब्सक्राइब कराइए और बने रहिए अपने चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।